गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमने अभी तक जो आपकी बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी उसके अंदर आपकी यूनिट 5th थी जिसका नाम था बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा था कि जो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्राणी जगत यानी हमारे जीवन के लिए और वनस्पति जगत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन ये देखते हैं कि जो आपके एलिमेंट्स है इनऑर्गेनिक के जो तत्व हैं यानी कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उनके बारे में अपन ने देखा था। तो अपन ने पिछली क्लास में ये बात की थी कि जो अधिक मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है और जिन पोषक तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता है उनके बारे में देखा था और साथ ही ये भी पता कर लिया था कि अपनी बॉडी के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अपन ने देखा था कि 29 एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, साथ ही अपन ने जो आपकी हीमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन है उसकी भी बात की थी कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और मायोग्लोबिन क्या होता है। तो देखिए आगे जो आपका आज का टॉपिक है वो है कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी संरचना क्या होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हीमोग्लोबिन है वो उसकी स्ट्रक्चर बताइए और हीमोग्लोबिन के कार्य बताइए। तो हीमोग्लोबिन के कार्य तो अपन ने पिछली क्लास में देख लिए थे, लेकिन आज अपन हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो देखिए हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर क्या होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। हीमोग्लोबिन की संरचना को समझाइए। तो देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हीमोग्लोबिन की संरचना के बारे में बताना है, साथ ही उसके एक दो कार्य जो आपके अपने हीमोग्लोबिन जो बॉडी में आपके ब्लड में पाया जाता है उसके क्या क्या फंक्शन है ये तो मैंने बता दिया था। साथ ही संरचना की बात करें तो देखिए संरचना के अंदर जो आपका हीमोग्लोबिन है उसके अंदर मैंने बताया था कि 4 पायरोल रिंग पाई जाती है। साथ ही इसमें मिथाइल ग्रुप उपस्थित होते हैं, विनाइल ग्रुप उपस्थित होते हैं और आपका क्या प्रोपेनोइक एसिड भी उपस्थित होता है। तो 2 ग्रुप प्रोपेनोइक देख लेते हैं एक मिनट कि कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देखो कौन कौन से समूह आपको जब भी हीमोग्लोबिन की संरचना बनाने के लिए कहा जाए या आपसे एग्जाम में स्ट्रक्चर बनवाए तो आपको 2-4 बातें याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले तो देखो इसके अंदर जो आपकी रिंग होगी कितनी होगी 4 तो क्या होगी आपकी पायरोल रिंग 4 क्या पाई जाएगी, पायरोल रिंग पाई जाएगी। अब देखिए जो इसकी 1, 3, 4, 1, 3, 5 और 8 पोजीशंस पे क्या होंगे, इन पोजीशंस पे आपके मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। कौन कौन सी पोजीशन है 1, 3, 5 और 8 पोजीशन पे क्या पाए जाएंगे मिथाइल ग्रुप देख लेना। 4th नंबर 4 तो आपकी पायरोल रिंग होगी। मिथाइल ग्रुप कितने कौन कौन सी पोजीशन पे पाए जाएंगे 1, 3, 5 और 8 पोजीशन पे। इसके अलावा आपके जो 2 पोजीशन पर 4 पोजीशन है वहां पे आपका विनाइल ग्रुप पाया जाएगा। विनाइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप क्या होता है, देखिए विनाइल ग्रुप होता है आपका CH डबल बॉन्ड CH2 को अपन क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप बोलते हैं। साथ ही जो आपके 6 और 7 पोजीशन बच गई, 6 और 7 पोजीशन पे आपका पाया जाएगा प्रोपियोनोइक एसिड। कौन सा एसिड, प्रोपियोनोइक एसिड देख लेना। प्रोपियोनोइक एसिड तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला भी CH2 COOH यानी ऑक्सीजन अम्ल है और साथ में आपके 3 कार्बन है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपियोनोइक अम्ल
कहते हैं। तो इन चारों को आपको याद रखना है कि ये चार चीजें मिलकर आपकी किसको बनाएगी, हीमोग्लोबिन की संरचना बनाएगी। साथ इसमें जो सेंटर में है वो आपका आयरन आइटम उपस्थित होता है। पायरोल रिंग क्या होती है ये तो आपको पता ही है। पायरोल रिंग क्या होती है, ये होती है आपकी पायरोल रिंग। क्लियर है, ये क्या है आपकी पायरोल रिंग है। ठीक है, अब देखिए इसकी संरचना की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो संरचना बनाने के लिए आपको सबसे जरूरी होता है कि चार पॉइंट तो ये याद होने चाहिए, साथ ही आपको इन पायरोल रिंग्स का अरेंजमेंट पता होना चाहिए। तो देखिए इजी वे में आप कैसे बना सकते हो इसको। तो सबसे पहले आप चारों नाइट्रोजन मेंशन कर दो, 1 2 3 4। ठीक है, अब इनकी वैलेंस मेंशन कर दो। अब देखिए ये हो गया। अब आपको पायरोल रिंग बनानी है तो सबसे पहले क्या करोगे, चार तो अपने नाइट्रोजन मेंशन कर दिए, चारों नाइट्रोजन लिख दिए, चारों नाइट्रोजन पे अपने बॉन्ड को शो कर दिया है। क्लियर है, अब देखो कैसे बनाएंगे इसको। अब बनाने का तरीका देखें तो पायरोल रिंग बनाना है तो आप यूज करो इसको ऐसे। ठीक है, सबसे पहले इन रिंग का फॉर्मेशन कर लो। ये लो। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ आपने पायरोल रिंग बना दी। अब रिंग बनाने के बाद में क्या करोगे, देखो थोड़ा नीचे बना देना इसको थोड़ा सा। ये लो। ठीक है, हो गया। अब इनको बनाने के बाद में मैं ये कह रहा हूं इसकी 1 3 4 5 1 3 5 और 8 यानी चार पोजीशन पे आपको मिथाइल ग्रुप जोड़ना है, यानी आपको CH3 ग्रुप जोड़ना है। मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप। अब देखिए कैसे जोड़ोगे आप, देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं इसकी 1 पोजीशन है तो 1 मान लेता हूं, यहां पे मैंने जोड़ दिया CH3। 2 को खाली छोड़ना है, फिर 3 है, 3 ये रही आपकी, 3 पे क्या जोड़ना है CH3, फिर 5 पे जोड़ना है तो इस 4 को खाली छोड़ो और 5 पे क्या जाएगा आपका CH3। ये 4 हो गई, ये हो गई आपकी 1, ये हो गई आपकी 3, ये हो गई आपकी कौन सी 5 पे क्या गया CH3 में लिख रहा हूं यहाँ पे 5। इसके साथ ही आपकी 8 है तो 8 पे 5 पे 1 6 7 तो खाली छोड़ो, 8 पे यहाँ पे क्या कर दो आप CH3 मेंशन कर दो। क्लियर है ये चीजें, इतने चीज क्लियर है। देखो ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको। अब हीमोग्लोबिन की संरचना याद रखने के लिए केवल 4 पॉइंट याद रखने हो और फिर बाद में चारों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। 1 नंबर पे आपका CH3 आ गया, 3 नंबर पे आ गया, फिर 5 नंबर पे आ गया और फिर 8 नंबर पे आ गया। अब देखो 2 और 4 पे क्या जुड़ा है फिनाइल ग्रुप, तो 2 ग्रुप 2 नंबर की पोजीशन, 2 नंबर पोजीशन आपकी कौन सी है ये वाली है, तो दूसरी पोजीशन पे यहाँ पे क्या करेंगे इसको अरेंज करेंगे। तो देख लीजिए ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2 ये होगी इसकी 2 नंबर। ठीक है, फिर कितने पे 4 पे 3 पे आ गया, 4 पे यहाँ पे आएगा तो CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, क्लियर है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद में कौन है आपका 6 और 7 पे प्रोपियोनिक एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब 6 और 7 पे जोड़ना है तो 6 नंबर की पोजीशन
H और यहाँ पे ये कितने नंबर पे है आपका 6 नंबर पे, यह आया था आपका 4 नंबर पे, और यहाँ पे 7 नंबर है, 7 नंबर पे आ जाएगा वापस से आपका CH2 प्रोपिनोइक एसिड आ जाएगा COOH, ये आ गया आपका सॉरी कितने ना 7 नंबर 8 पे आ गया था आपका। क्लियर है। अब देखो चारों पायरोल रिंग के बीच में जो आपकी चारों पायरोल रिंग है, उन पायरोल रिंग के बीच में आपकी एक CH2 की यूनिट आएगी, यानी एक CH2 से आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। तो देखो ये आ गया आपका CH2, ये जोड़ दो यहाँ पर भी CH2, इसको इससे जोड़ दो, यहाँ पर भी आपका CH2, इसको इससे जोड़ दो, और यहाँ पे ये आपका सीधा ये CH2, इसको इससे जोड़ दो। ठीक है। अब इनके अंदर जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर रिंग के अंदर एक एक बॉन्ड को छोड़ते हुए डबल बॉन्ड मेंशन कर देना है। तो कैसे करोगे, देखो जैसे मैं यहाँ से लगा हूँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करोगे, फिर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। क्लियर है, समझ में आ गया कहीं? एक मिनट रुकिए रुकिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, फिर यहाँ पे सिंगल, ये डबल, ये सिंगल और ये डबल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये मेंशन करना है। एक मिनट रुकिए, एक बार वापस से देख लेते हैं, एक बार वापस से देखो, क्योंकि यहाँ पे डबल आ रहा है। जैसे मैं यहाँ मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, फिर रेजोनेंस दर्शाना है, एक बार डबल करना है और एक बार सिंगल शो करना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये आपका डबल, ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया। ठीक है, ये सिंगल तो ये डबल, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये फिर सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये फिर सिंगल बॉन्ड तो ये क्या डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड तो ये डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, यहाँ फिर डबल बॉन्ड आएगा, तो ये सिंगल, फिर ये डबल, एक मिनट रुकिए, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल तो ये डबल हो जाएगा, फिर ये सिंगल, ये डबल, फिर ये सिंगल तो ये डबल, फिर ये सिंगल तो ये डबल, फिर ये सिंगल और ये डबल। ये लो, हाँ जी। अब देखिए, अब सही है, आपका बिल्कुल करेक्ट है। कैसे शो करना है, थोड़ा क्या है कि अपन एक बॉन्ड छोड़ दिया था, इसलिए रेजोनेंस गड़बड़ हो गया था, आपका अव्यवस्थित हो गया था और आगे जाके दोनों डबल बॉन्ड एक जगह हो रहे थे। तो देखो कब समझ में आ गया होगा आपका, देखो पहले अपना डबल बॉन्ड आया, रटने वाली चीज नहीं है आपकी, बाकायदा आपको ये पता होना चाहिए कि पहले एक सिंगल डबल बॉन्ड आएगा तो आगे वाला नेक्स्ट बॉन्ड आपका क्या होगा, सिंगल होगा। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे फिर डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया इसके अंदर बॉन्ड का अरेंजमेंट। समझ में आ गया होगा, क्लियर है आपको? तो इस प्रकार से आप इसको अरेंज कर सकते हो। अब देखो, आपको पता है हीमोग्लोबिन में आयरन अणु पाया जाता है, आयरन एटम पाया जाता है। तो सेंटर में अपन क्या करेंगे, आयरन मेंशन कर लेंगे, सेंटर में आपकी आयरन धातु आएगी। अब आयरन धातु से क्या होगा, ये आपस में इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है, ये लो। ठीक है, क्लियर है, ये लो। तो ये होती है आपकी हीमोग्लोबिन की संरचना। समझ में आ गई होगी। सेंटर में आयरन आएंगे,
4 पायरोल रिंग है, आपके 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। मिथाइल ग्रुप आपकी 1, 3, 5 और 8 पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। साथ ही विनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, विनाइल ग्रुप आपकी 2 और 4 पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। साथ ही जो 6 और 7 पोजीशन है आपकी 6 नंबर की है, 7 नंबर की यहाँ पे आपका प्रोपियोनोइक एसिड जुड़ा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप इजीली हीमोग्लोबिन की संरचना बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में अपन आगे देखेंगे। हो गया, ठीक है। अब देखो, कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी पिछली क्लास में कि जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में मैंने ये बोला था कि एमिनो एसिड यूनिट पाई जाती है, ठीक है। तो वहां पे मैंने बोला था कि जो मायोग्लोबिन है उसमें 150 से 160 एमिनो एसिड इकाइयां उपस्थित होती है, ठीक है। साथ ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है और उसमें एक हिम समूह भी उपस्थित होता है। इसके साथ ही मैंने हीमोग्लोबिन में क्या बोला था, हीमोग्लोबिन में मैंने बोला था कि अल्फा यूनिट पाई जाती है, तो 2 अल्फा और 2 अल्फा बोली थी, तो वहाँ पे 2 अल्फा नहीं होगी, 2 अल्फा यूनिट ही होगी। लेकिन जो 2 अल्फा यूनिट है वो आपकी अल्फा ना होकर बीटा होगी। अपन ने पिछली क्लास में अल्फा यूनिट ही बोला है उनको, तो वहाँ पे थोड़ा आप चेंज कर लेना, वो 2 होगी जो क्या होगी आपकी बीटा यूनिट होगी। देख लीजिए एक बार, ये समझ में आ गया, ये क्लियर है आपको, ठीक है। चले आगे, तो देखिए मिटा देता हूँ इसको, तो जैसे हीमोग्लोबिन है आपका, तो संरचना तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक बार कि जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, ये एक तो आपका हिम पार्ट से और दूसरा ग्लोबिन। तो देखो हिम और ग्लोबिन यहां लिख देता हूं, हिम तथा ग्लोबिन। तो देखो हिम का मतलब तो होता है प्रोस्टेटिक ग्रुप, क्या होता है आपका प्रोस्टेटिक ग्रुप, जबकि जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन क्या है आपकी, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। ग्लोबिन क्या है आपकी, प्रोटीन है, तो मैं लिख देता हूं हिम तो क्या है, प्रोटीन पार्ट, सॉरी हिम तो क्या है, प्रोस्टेटिक पार्ट, और ये ग्लोबिन क्या होती है आपकी, प्रोटीन होती है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। यानी जो आपका हिम है ये तो क्या होगा, प्रोस्टेटिक पार्ट होगा, और ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन आपकी क्या होगी, प्रोटीन होगी। प्रोस्टेटिक ग्रुप, जबकि जो ग्लोबिन है वो क्या है आपकी, प्रोटीन है, ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन्स होती है जो अपने ब्लड में पाई जाती है। आगे देखो, अब मैंने ये बोला था कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर अपनी कितनी अल्फा यूनिट पाई जाएगी, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा यूनिट पाई जाएगी, यानी 2 अल्फा व 2 बीटा यूनिट, 2 अल्फा तथा 2 बीटा यूनिट पाई जाती है। इसके लिए जो अपन ने कल मैंने इनको दोनों को ही 2 अल्फा और 2 बीटा बोला था, लेकिन सॉरी दोनों को ही अल्फा बोल दिया था अपन ने, यानी 4 यूनिट अल्फा हो गई थी, बट 2 यूनिट होती है वो आपकी किसकी होती है, बीटा की होती है। तो देखो साथ ही बाद में मैंने ये बोला था कि जो 2 अल्फा यूनिट है, 2 अल्फा यूनिट है, उन दोनों अल्फा यूनिट के अंदर आपके 2 अल्फा यूनिट है, उसमें 141 एमिनो एसिड की इकाइयां पाई जाएगी। कितनी इकाइयां होगी इसमें,
141 141 एमिनो एसिड यूनिट। क्लियर। साथ ही जो दो बीटा इकाइयां हैं आपकी बीटा यूनिट है, दिख रहा है आपको, जो बीटा यूनिट है उसमें पाए जाएंगे आपके 146 एमिनो एसिड। क्लियर है। तो कितनी इकाइयां पाई जाएगी टोटल, दोनों को मिलाकर आपकी, जो दोनों को मिलाकर इकाइयां होंगी वह होगी आपकी 141 प्लस 146। तो टोटल आपको हो जाएगी कितनी 7 8 287। ठीक है। तो 287 इकाइयां पाई जाती है। समझ में आ गया होगा। क्लियर है। आगे देखो, आगे तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन में हिम पार्ट होता है, दूसरा आपका ग्लोबिन प्रोटीन है। हिम पार्ट में को अपन प्रोस्टेटिक ग्रुप को पाया जाता है, जो कि ग्लोबिन क्या है कि प्रोटीन है, और जिसमें 2 अल्फा इकाइयां तथा 2 बीटा यूनिट पाई जाती है। जो अल्फा यूनिट होती है उसमें 141 एमिनो एसिड्स उपस्थित होते हैं और बीटा इकाई में आपके 146 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। क्लियर है। उतार लीजिए, आगे देखते हैं। आगे देखिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि हिमेथ्रीन क्या है। तो देखो, हिमेथ्रीन जैसे कुछ जलीय जंतु है, आपके जलीय जीव हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यानी उनके अंदर जो ब्लड है ना वो नहीं पाया जाता है। तो उनके अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है वह श्वसन की क्रिया हिमेथ्रीन के द्वारा ही संपन्न होती है। तो देखिए हिमेथ्रीन क्या है। हिमेथ्रीन एक प्रकार की आयरन की प्रोटीन ही है। क्या है? आयरन की प्रोटीन ही है, जो जलीय जंतुओं के अंदर जो त्वचा होती है उस त्वचा में पाई जाती है, और वह त्वचा ही क्या करती है, उनके अंदर श्वसन का कार्य करती है। तो जिन जलीय जंतुओं में हीमोग्लोबिन या ब्लड नहीं पाया जाता, उनके अंदर जो श्वसन का कार्य है वह श्वसन का कार्य हिमेथ्रीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। आगे देखो, जो हिमेथ्रीन है उसके अंदर 2 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आयरन मॉलिक्यूल्स है, उन आयरन मॉलिक्यूल के साथ जो ऑक्सीजन है वो उपसंयोजक बंध द्वारा क्या हो जाता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड या कुछ दुर्बल जो दूसरे बंध है उनके द्वारा वो जो ऑक्सीजन है वो आपका आयरन से बाइंड अप हो जाता है, और उस आयरन के द्वारा या इस आयरन को और इसके साथ देखो हिस्टीन 77, हिस्टीन 73, हिस्टीन 101, हिस्टीन 25 और हिस्टीन 54, ये सभी क्या है, ये सभी आयरन, ये प्रोटीन्स के लिए हिस्टीन प्रोटीन ही तो होती है आपकी। तो ये आयरन हिमोथ्रीन एक प्रकार का आयरन की प्रोटीन है जो श्वसन का कार्य करती है। और किन जंतु में श्वसन का कार्य होता है? ऐसे जंतु जो जलीय जीव जंतु है, जैसे आप समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं, उनके अंदर ब्लड उपस्थित नहीं होता है। तो ब्लड उपस्थित नहीं होता है तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीशोषण कैसे होगा? तो उनके अंदर जो ऑक्सीजन शोषण का कार्य है वो हिमेथ्रीन के द्वारा किया जाता है। तो हिमेथ्रीन आपका क्या करती है, एक शोषण का कार्य करती है, जिसकी संरचना मैंने बता दी है। आप उसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको कि आयरन के अणु के साथ ऑक्सीजन अणु है उपसंयोजक बंध द्वारा क्या हो जाता है, बाइंड अप हो जाता है, जुड़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो जिन जंतुओं में आपका ब्लड नहीं पाया जाता या हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, वहाँ पे जो श्वसन का कार्य करता है वो कौन करती है, आपकी हीमेथ्रिन कार्य करती है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, आगे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूक्ष्म तत्व है अपने, उनके अंदर जैसे आपका आयरन है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, सल्फर है, इनकी क्या भूमिका होती है। तो देखिए आयरन की भूमिका क्या होती है। आयरन का आपको जनरली पता है, जो आयरन धातु है उसके जो आपका ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है आयरन की वजह से आपकी क्या होती है, आपके शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा इंक्रीज होती है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो आयरन है शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, जिसमें हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन है, साइटोक्रोम आपका साइटोक्रोम था, वो आदि क्या थे आपके आवश्यक अंग है। यानी साइटोक्रोम है, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, ये सभी इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, आपका आयरन धातु उपस्थित होता है। तो ब्लड का विशेष अवयव मान सकते हैं अपन, इसका अभिन्न अंग है आपका क्या, आयरन धातु। ठीक है, तो आयरन का हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही अपन क्या कह सकते हैं, जो हीमोग्लोबिन है जो शरीर में रक्त परिवहन तथा ऑक्सीजन क्या श्वसन की क्रिया करता है, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो भी आपकी किसकी होती है, आयरन की ही होती है। ठीक है, साथ ही अपन क्या कह सकते हैं कि जो विभिन्न आपकी कोशिकाएं, सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर या कोशिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है या CO2 का क्या, CO2 जो बाहर निकलती है O2 अंदर जाती है, विभिन्न कोशिकाओं तक जो श्वसन की क्रिया होती है, उस क्रिया में भी आपके आयरन धातु का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही आपके जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी आयरन पाए जाते हैं। जलीय जंतु मान लो, जलीय जंतु, इसके अलावा और भी कई प्रकार के जंतु हैं जिनमें ब्लड पाया जाता है, जिनके अंदर ब्लड होता है, उनके अंदर जो आपका आयरन है वह उपस्थित होता है। तो आयरन धातु है जो आपकी क्या है, मानव शरीर के लिए मान लो चाहे जंतुओं के लिए मान लो, आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब बात करते हैं दूसरा कंपोनेंट है आपका, जैसे क्लोरीन है। तो क्लोरीन की क्या भूमिका है मानव शरीर में। तो देखिए जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन मानव के शरीर में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो देखो जो क्लोरीन है इसका मुख्य रोल क्या होता है कि जो आपका आमाशय है, आमाशय में क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। तो आमाशय में पाचन की क्रिया होती है, तो जो लैक्टिक एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जैसे HCl है, तो HCl क्या होगा, HCl आमाशय में क्या होगा, सीक्रेट किया जाता है कि जो आमाशय में पाचन की क्रिया होती है, तो उस पाचन की क्रिया जो आपकी कंप्लीट होती है वो HCl के द्वारा ही होती है। तो HCl का जो HCl का फॉर्मेशन किससे होता है, आपका हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर बना होता है। तो पाचन क्रिया में आपके क्लोरीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी HCl की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और क्या कह सकते हैं अपन, इसके अलावा जैसे विभिन्न कोशिकाओं में प्राथमिक दाब है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम है जैसे एमाइलेज एंजाइम वगैरह, इन एंजाइम्स को जो सक्रिय किया जाता है, वो जो आपका एमाइलेज एंजाइम है, ये एंजाइम भी कैसे किसके द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, वो भी आपके क्लोरीन है उसके द्वारा, या आपका HCl है उसके द्वारा क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जीव जो आपका कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में जो द्रव्य में क्या है, जो कोशिका का प्रकाश होता है उसको नियंत्रित करने में आपका जो क्लोराइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको कि जो HCl है वो पाचन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, उपयोगी है। साथ में जो क्लोराइड आयन है वह विभिन्न कोशिकाओं के अंदर जो एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स का सीक्रेशन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक है। जैसे एमाइलेज एंजाइम है, तो एमाइलेज एंजाइम का जो श्रावण है वो क्लोराइड आयन की उपस्थिति में होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, क्लोरीन कैसे हमारे जीवन के लिए और हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। साथ ही आयन का देख लिया आपने। अब और बात करें तो जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के तो मैं तो आपको कल बताया था बहुत ज़्यादा कि जैसे पेड़ पौधे वगैरह हैं उनमें जो मैग्नीशियम आयंस हैं वह पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मैग्नीशियम आयंस हमारे अंदर जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स का जो संश्लेषण होता है, यानी प्रोटीन्स की जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रत्येक फेज है, तो एक एक जो फेज होती है अलग अलग फेज
प्रोटीन का जो आपका संश्लेषण होता है वो कई फेजों से मिलकर होता है। तो जितने आपकी जो प्रोटीन संश्लेषण की जितनी भी फेज है उन फेज के अंदर जो मैग्नीशियम आयन है वो अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सल्फर की। तो सल्फर की देखो क्या भूमिका है हमारे शरीर में। जो बात करें सल्फर की तो विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं का जो संगठन है वह सल्फर से ही मिलकर बना हुआ है। यानी जैव कई प्रकार के जैव अणु जैसे आपके हिस्टीडीन, थायमिन, बायोटिन, इंसुलिन, यानी कौन कौन से हिस्टीन, थायोडीन, बायोटिन या इंसुलिन है आपका, इंसुलिन वगैरह क्या है, ये इन सभी का जो संगठन है ये सभी किससे मिलकर बने हुए होते हैं, इनके अंदर सल्फर उपस्थित होता है। तो विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं के निर्माण में जो आपके बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं उनके निर्माण में आपके सल्फर की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। और एक अपन बात करें तो जैसे जैव संश्लेषण के जो के कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जैसे को एंजाइम है, तो को एंजाइम एक के संश्लेषण के लिए भी जो आपका सल्फर है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा और अपन बात करें तो देखिए जैसे इसके अलावा आपका एक एसिड है जैसे लाइपोपिक एसिड है, लाइपोपिक अम्ल है, उसका संश्लेषण भी किसके द्वारा किया जाता है, को एंजाइम उसका संश्लेषण भी आपका सल्फर के द्वारा किया जाता है। तो को एंजाइम है और लाइपोपिक अम्ल का जो संश्लेषण होता है उसके संश्लेषण में भी आपका जो सल्फर अणु है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। यानी सल्फर जो एलिमेंट्स सल्फर तत्व है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और बात करें तो और आपका जैसे कैल्शियम वगैरह की बात करें, अगर कॉपर की बात करें तो देखिए कॉपर क्या है, कॉपर अपने शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है, सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। तो देखो इसका यूजेज क्या है, इसका यूजेज देखें तो हीमोग्लोबिन से, तो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में भी आपका कॉपर आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का जो सामान्य संश्लेषण होता है उसमें आपका कॉपर आवश्यक होता है। साथ ही हम बात करें इसके अतिरिक्त जो आपका साइटोक्रोम में टायरोसिन है, एस्कोर्बिक अम्ल है, ठीक है, और कौन सा है आपका जैसे ऑक्सीडेज एंजाइम है, एस्कोर्बिक अम्ल और ऑक्सीडेज एंजाइम है, इन सभी का जो संश्लेषण होता है इनके संश्लेषण में आपके कॉपर आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अपन क्या कह सकते हैं जो सूक्ष्म धातुएं हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। क्लियर है। इसके अलावा कई प्रकार के कई दूसरे एनिमल्स हैं जिनमें जो ऑक्सीजन और CO2 का संश्लेषण होता है उनके अंदर जो अपन बता सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के परिवहन में जैसे हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन में जो कॉपर के 2 परमाणु विद्यमान होते हैं। तो जैसे कई तत्व है जिनके अंदर जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो हीमोसाइनिन के द्वारा किया जाता है, और हीमोसाइनिन में जो कॉपर है उस कॉपर के 2 अणु विद्यमान होते हैं। तो ये अपन क्या कह सकते हैं इसके लिए कि जो आपका कॉपर है वो ऑक्सीजन के परिवहन में भी कई तंतुओं में काम में आता है। तो ये हो गई आपकी कॉपर की भूमिका, अपने बॉडी में भी पाया जाता है। अपनी बॉडी में तो क्या काम करता है, जो आपका हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में कॉपर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। इसके अलावा कई प्रकार के जो कार्बिक एसिड है, इसके अलावा आपका जो कई और एंजाइम्स हैं उनके संश्लेषण में भी आपका कॉपर क्या होता है, कॉपर का योगदान होता है। ठीक है। साथ ही मैंने ये बताया कि कई प्रकार के जो और दूसरे जीव है जिनके अंदर O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा नहीं होता, किसके द्वारा होता है, अभी किसके द्वारा होता है, जैसे हीमोसाइनिन है आपका, हीमोसाइनिन के द्वारा होता है। तो हीमोसाइनिन क्या करता है, O2 का परिवहन करता है कुछ तंतुओं के अंदर। तो उनके अंदर जैसे तो हीमोसाइनिन के अंदर जो आपके कॉपर के कितने अणु पाए जाते हैं, 2 अणु उपस्थित होते हैं, यानी 2 अणु पाए जाएंगे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का परिवहन है उसके अंदर भी आपको कॉपर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बात करें तो आगे देखिए जैसे नेक्स्ट आपका मैंगनीज। तो मैंगनीज देखिए, मैंगनीज भी अपना मात्रा शरीर के लिए उपयोगी होता है। ठीक है। तो इसका जो उपयोग है, इसका क्या यूजेज है, इसका यूजेज जैसे आपका जैसे ग्लूकोपॉलीसेकेराइड है उन मुख्य
ग्लिसराइड के संश्लेषण में आपका जो मैग्नीज है बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। साथ ही पर बात करें तो कई प्रकार की जो एंजाइमिक क्रियाएं हैं, तो एंजाइमिक क्रियाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के अंदर आपका मैग्नीज की भूमिका होती है। ठीक है, इसके अलावा अपन बता सकते हैं कि जो आपके कई प्रकार के बॉडी के अंदर जैसे ट्रांसफरेज या जैसे अपन कह सकते हैं जो ग्लूसीन ट्रांसफरेज एंजाइम है उसको सक्रिय करने में मैग्नीज बहुत ज़्यादा क्या होता है आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो आर्सेनिक है आपका, आइसोसाइक्लेट है, इसके अलावा डिहाइड्रोजनेज है ना। तो ये सारे जितने भी जो प्रोसेस है उनके अंदर जो एंजाइम एक्टिवेशन है या रिएक्शंस कंप्लीट करवाने के लिए आपकी जो मैग्नीज है उस मैग्नीज की बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा योग्यता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसके द्वारा अपन कई एंजाइमेटिक क्रियाओं को भी क्या करवा सकते हैं, मैग्नीज कंप्लीट करवाता है। हमारे शरीर में मानते हैं कि जैसे कई सूक्ष्म तत्व है, उन सूक्ष्म तत्वों की कम आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी उपस्थिति कम अनिवार्य है। यानी उनकी उपस्थिति से कई अगर आप अपनी बॉडी में ये उपस्थित नहीं रहेंगे तो कई प्रकार की डिजीज हो सकती है या कई प्रकार की जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं वह भी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाती है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो आपके सूक्ष्म तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट आपके बहुत जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन तत्वों का बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट रोल होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं, आपकी जैविक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं आपके जो कुछ ना जो भी सूक्ष्म तत्व है वो आपके शरीर के अंदर अपना अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो कौन सा बच गया आपका, जैसे आयोडीन है। तो आयोडीन क्या करता है, आयोडीन मानव शरीर के लिए क्या है, महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से आपको पता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, गलगंड रोग जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो बीमारी हो जाती है आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, नमक का यूज करते हैं, क्योंकि नमक के अंदर आयोडीन उपस्थित होता है। तो रोगों से बचने के लिए आयोडीन की जो गलगंड रोग हो जाता है उसके अंदर उसकी ये रोग आयोडीन अगर अपन कंटिन्यू मात्रा में ले रहे हैं तो ये रोग आपके शरीर में नहीं होगा। क्लियर है। और बात करें तो इसके अलावा जैसे थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि है, तो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स है, आपके एंजाइम्स हैं, उनका जो थायराइड ग्रंथि का जो सीक्रेशन एंजाइम्स का और हार्मोन्स का सीक्रेशन ही तो करती है थायराइड ग्रंथि। तो इसके जो सीक्रेशन का जो एंजाइम और हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाता है तो उस सीक्रेशन को क्या करते हैं, ये आपका आयोडीन्स वगैरह क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये आयोडीन की भी अपने शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। और बात करें तो और जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन भी क्या है, ये भी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है हमारे शरीर में। तो फ्लोरीन सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है हमारी बॉडी के अंदर फ्लोरीन की भी। तो फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन भी आपके जो दांत और हड्डियों का विकास है, तो दांतों और हड्डियों के विकास के लिए फ्लोरीन भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। क्लियर, क्योंकि फ्लोरीन की वजह से जो आपके दांत है वो हड्डियाँ हैं ये क्या होती हैं, मजबूत होती है, उनका विकास भी होता है। वैसे आपकी हड्डियाँ, दांत वगैरह कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की भी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, क्लियर, जहाँ तक क्लियर है। और देखिए और बात करें तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वजह से जो हड्डियों का रोग है जिसे अस्थि सुशीलता बोलते हैं अपन, जो ये रोग है जो आपके हड्डियों में होता है उससे फ्लोरीन क्या करता है, बचाव करता है। क्लियर, आगे बात करें तो जो आगे नेक्स्ट आपका तत्व है वह है लिथियम। तो देखिए लिथियम क्या है, लिथियम की बात करें तो लिथियम धातु है, ये भी शरीर में क्या होती है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। क्या होती है, लिथियम धातु भी शरीर के अंदर बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। तो ये जो मस्तिष्क का विकास है, मस्तिष्क के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है लिथियम धातु की। साथ ही जो आपका भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसके विकास में भी इसका महत्वपूर्ण क्या योगदान होता है, यानी भ्रूण के विकास में और मस्तिष्क के विकास में या तंत्रिका आवेग के अंदर जो
तंत्रिका अवयव होता है उनके अंदर इनका थोड़ा बहुत इनका रोल बता सकते हैं कि मस्तिष्क के विकास में आपकी लिथियम धातु उपयोगी होती है। यानी तंत्रिका तंत्र है आपका मस्तिष्क का विकास, आपकी जो नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र है उसके विकास में भी आपकी जो लिथियम धातु है वो काम में आती है। और ये भी बताया जाता है कि जो लिथियम धातु है उसकी एब्सेंस से तो दिमाग क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। यानी उसके अंदर दिमाग के अंदर आपके जो अबनॉर्मल एक्टिविटीज यानी खतरनाक विचार बोल सकते हैं उनको ऊपर वो आने लगते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इन धातुओं का अपने जीवन में जो आपके सूक्ष्म एलिमेंट्स है, कार्बनिक तत्व हैं, उनका अपने जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने लगभग जितने भी आपके इनऑर्गेनिक के एलिमेंट्स थे उन सभी धातुओं को मैंने बता दिया है। ठीक है, साथ ही हाइड्रोजन, H2O, ऑक्सीजन का तो आपको पता ही, ऑक्सीजन का रोल क्या होता है, ऑक्सीजन श्वसन का कार्य करती है, यानी इसके बिना श्वसन अधूरा है, श्वसन नहीं होगा तो मानव शरीर भी क्या है, अधूरा है इसके बगैर। तो ये चीज़ें हैं। तो जनरली आपको जो कार्बनिक तत्व थे उनका यूजेज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका अपन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो आपका बच रहा है कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर क्या होती है समझाइए, और क्लोरोफिल के उपयोग क्या है, या क्लोरोफिल ए व बी में अंतर क्या है समझाइए। तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, ये तो हो गया। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।